जय श्री राम सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो वेत्सपसारणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनन्दये। रिसर्च एथिक्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो कल की क्लास में हमने ये देखा था कि कौन कौन सी वे चीजें हैं, सावधानियां हैं एथिक्स रिलेटेड, जो हमें रिसर्च को शुरू करने से पहले ही उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज अपन पढ़ने वाले हैं द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड द फ्रीडम ऑफ रिसर्चर। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एक रिसर्चर की क्या फ्रीडम होती है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। आज हम वो पढ़ेंगे। देखिए, in academic research, the problem of conflict of interest arises when a research हम्म, चलिए एक बार थर्ड सेमेस्टर के भी लोग बना देते हैं। The problem of conflict of interest and the freedom of research. In academic research, the problem of conflict of interest arises when a researcher's personal, financial, or professional interest potentially compromises the objectivity, integrity, or independence of the research.
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या का मतलब क्या है कि जब आपका जो इंटरेस्ट है वो आपस में टकराने लगे से मतलब क्या है कि जो रिसर्च में आपको करना चाहिए, जो चीज आपको प्रस्तुत करनी चाहिए, जिन बातों को आपको निष्पक्ष रूप से सामने रखना चाहिए, उनको आप सामने नहीं रख पाते हैं किसी अ, दबाव के कारण। चाहे वो कोई आपके पर्सनल रीजन हो सकता है, कोई फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, या हो सकता है कोई प्रोफेशनल रीजन हो। तो फाइनेंशियल, पर्सनल या किसी भी प्रोफेशनल रीजन के कारण जब आप अपने रिसर्च को सही रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, और रिसर्च को जो प्रस्तुत करना चाहिए, जो देना चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं, तो वो आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत। On the other hand, the freedom of the researcher refers to the ability to conduct research without undue influence or restriction, ensuring intellectual freedom and creativity। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि जब आपका इंटरेस्ट जो है वो टकराने लग जाए आपके ही किसी पर्सनल, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीजन के कारण। ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ये हुआ। फ्रीडम ऑफ रिसर्चर क्या हुआ, है ना? फ्रीडम ऑफ रिसर्चर का मतलब है कि एक रिसर्चर की अपनी क्या स्वतंत्रता होती है, वो किन चीजों को बिना किसी दबाव के, है ना, अपनी जो फाइंडिंग्स है, अपनी जो भी उसके सामने निकल करके आया है, वो कैसे उसको निष्पक्ष रूप से बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए सामने रख सकता है। तो वो कहलाता है फ्रीडम ऑफ रिसर्चर। अब यहाँ पर हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। कैसे बैलेंस करना पड़ता है कि कैसे प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी की भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमें किसी के दबाव में आना पड़े, है ना। हम किसी से फंडिंग्स ले रहे हैं तो उस फंडिंग्स के दबाव में आकर के हमें वो प्रस्तुत करना पड़े, है ना। तो कैसे हम किसी के दबाव में भी ना आए, है ना, किसी से प्रेशराइज्ड भी ना हो, कोई हमारे इंटरेस्ट भी कॉन्फ्लिक्ट ना कर रहे हो, और कैसे हम एक अपनी जो रिसर्चर की जो स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखें, ये बैलेंसिंग करना जो है वो आना चाहिए। देखिए, शैक्षणिक शोध में हितों के टकराव की समस्या तब उत्पन्न होती है जब शोधकर्ता के व्यक्तिगत, वित्तीय या व्यावसायिक हित उनके शोध की निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा या स्वतंत्रता से समझौता करते हैं। ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। किसके? कि आपने जहाँ से आपके कोई भी व्यक्तिगत किसी कोई कारण हो, है ना, कोई किसी से आपने फाइनेंशियल, वित्तीय हेल्प ली तो वो हो, है ना, आपको लगता हो कि हम ये फाइंडिंग्स दिखाएंगे तो इससे हित होगा, तो हम ऐसे प्रोफेशनल जो हो उस चीज को दिखा करके, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि फिर आप निष्पक्ष नहीं रह पाओगे। फिर आपको किसी को प्रसन्न करना होगा, है ना। अब किसी को प्रसन्न करना होगा तो फिर उसको जो चाहिए है, वो जो मानता है, उसको जो प्रूफ कराना है, आप वही प्रूफ करेंगे, है ना। तो ये दिक्कत आएगी। ठीक है, फिर आप निष्पक्ष रूप से वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, सत्य जो है वो नहीं दिखा पाएंगे, फिर आप स्वतंत्र नहीं होंगे। वास्तव में आप जो है वो इन्हीं किसी कारणों के कारण जो है वो प्रेशराइज्ड होंगे। दूसरी ओर शोधकर्ता की स्वतंत्रता का तात्पर्य है शोधकर्ता बिना किसी बाहरी प्रभाव के या प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से शोध कर सकता है, जिससे बौद्धिक स्वतंत्रता और रचनात्मकता सुनिश्चित होती है। इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाना शैक्षणिक शोध में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, अब अपन देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते किसे हैं और वो कितने टाइप्स के होते हैं। A conflict of interest occurs when a researcher has a secondary interest। तो सेकेंडरी इंटरेस्ट आ जाता है जैसे कि फाइनेंशियल गेन, प्रोफेशनल एडवांसमेंट और पर्सनल रिलेशनशिप्स। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तब होता है जब हमारा
सेकेंडरी इंटरेस्ट आ जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्राइमरी इंटरेस्ट क्या होता है? बताइए। जो हमारा क्वेश्चन है सर, जो हमारे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस है। हम्म, बिल्कुल। हमारा वास्तविक जो रिसर्च है वो डिपेंडेंट है हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं इन पर। तो जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वही हमारे लिए रिसर्च इंटरेस्ट है, और उसकी ऑनेस्टी के साथ उसको सामने रखना ये हमारा मूल कर्तव्य है। लेकिन जब हम इस प्राइमरी इंटरेस्ट से शिफ्ट हो जाते हैं या दुविधा में पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इंटरेस्ट इन्वॉल्व, है ना, और वो सेकेंडरी इंटरेस्ट क्या हो सकता है कि अगर हम इस प्रकार की रिसर्च करके देंगे तो हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। पैसा नहीं मिलेगा तो हमें सम्मान मिलेगा, हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, हम समाज में पूजे जाएंगे, गुरु की नजर में विशेष हमारी वो बनेगी, समाज में पूजे जाएंगे, है ना, या संघ में हमारी वैल्यू होगी, इत्यादि इत्यादि। तो ये कोई भी आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है कि हम मैं इस प्रकार की फाइंडिंग निकाल के दूं तो मुझे फंडिंग्स की आसानी हो, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आसानी से फंडिंग मिल जाए, आसानी से काम हो जाए, प्रोफेशनल एडवांसमेंट हो जाए। ठीक है, अगर मैं इस तरीके की फाइंडिंग निकालूंगा तो मेरी जॉब जल्दी लग जाएगी, मुझे नौकरी अच्छी मिल जाएगी, या मुझे इंक्रीमेंट मिल जाएगा, या मुझे इस तरीके का लाभ होगा। और पर्सनल रिलेशनशिप्स, है ना, तो पर्सनल अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए, संघ को प्रसन्न करने के लिए, समाज को खुश करने के लिए, है ना, अपने इस तरीके से अपने किसी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए हम जब वो निकालते हैं, दैट कुड इन्फ्लुएंस देयर जजमेंट और एक्शंस इन कंडक्टिंग रिसर्च। जो कुछ भी हमें प्रभावित कर सकता हो, इन्फ्लुएंस कर सकता हो, किस बात से? हमारे एक्शन और हमारे जजमेंट, हमारे कंक्लूजन को अफेक्ट करने के लिए, वो सब क्या है? वो सब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है ना। हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए सत्य को सामने रखने के लिए, जो है वो सामने रखने के लिए। लेकिन जब इस प्राइमरी इंटरेस्ट से हम शिफ्ट हो जाएं और इसको जो प्रभावित करने लग जाए, है ना, कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी कारण हो सकता है ना, तो इस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है। दिस कैन अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्च एंड लीड टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस। इससे फर्क क्या पड़ेगा? अब जैसे ही आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आप शिफ्ट कर जाएंगे प्राइमरी इंटरेस्ट से सेकेंडरी इंटरेस्ट की तरफ, वहीं आपकी रिसर्च की जो सत्य निष्ठा है वो प्रभावित होने लग जाएगी। जो होना चाहिए वो नहीं होगा, जो है वो सामने निकल करके नहीं आएगा, और जो हमें निकालना है उसको निकालने के लिए हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देंगे। क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस शुरू कर देंगे? जैसे आप लोग कुछ बता सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्या क्या अनएथिकल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर सकते हैं? सोचिए, बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। सैंपल्स में हेरफेर करना, बहुत अच्छे। इंटरप्रिटेशन, डेटा डेटा एनालिसिस में हेरफेर करना, हम्म। और हमारे बायसेस जब आ जाते हैं तब जो हम डिस्कशन लास्ट में करते हैं उस डिस्कशंस को तोड़ मरोड़ करके ऐसे प्रेजेंट करना जैसे कि जो हम दिखाना चाहते हैं वही दिख करके आए। हम्म। तो जब क्वांटिफाइड डाटा होगा तो आप उसको बहुत स्टेप्स में उसको आप हेर फेर कर सकते हो, है ना। आप क्या कर सकते हो कि जो आप डाटा में कुछ चेंज कर दो, है ना, उसको सही एनालाइज ना करो, सही इंटरप्रिटेशन ना दो। अपनी इंटरप्रिटेशन तो रिसर्चर का खुद होता है ना। अब हम डाटा को मैनिपुलेट करके, अब एक जगह मैनिपुलेशन हुआ तो फिर वो एनालिसिस में भी, इंटरप्रिटेशन में भी आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप वही फाइंडिंग्स निकालेंगे, है ना, जो देना हो, कंक्लूजन भी उसी तरीके से देंगे। तो ये हुआ क्वांटिटेटिव रिसर्च में। क्वालिटेटिव रिसर्च में कहाँ कहाँ अनएथिकल प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं? सोचिए।
आई मीन डेटा जब हम कलेक्ट कर रहे हैं पुराने टेक्स्ट से, तो वही बात लेना जो हमारे उसको सूट करती है। उसके साथ में दूसरी बात भी है जो शायद हमारी हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जा रही है, पर वो बात ना लेकर के सिर्फ वही चीजें लेना जो, या फिर जो भी हम टेक्स्ट है उसको तोड़ मरोड़ करके वैसे लिखना ताकि हमारे टेक्स्ट पे सूट हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए महाराज साहब ने बहुत सुंदर आंसर दिया। बहुत तरीके से आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं इवन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है। सबसे पहले तो जो बात कही महाराज साहब ने, आप सिर्फ वही उद्धरणों को का रेफरेंस दें, साइटेशन दें, जो आपके थ्योरी को, आपके पर्सनल बाइसनेस को, आपके मत को स्पष्टतः कहूं, आप जिस संप्रदाय को फॉलो करते हैं उस संप्रदाय की बातों को जो रख रहा हो, जो मान रहा हो, जो बिलीव कर रहा हो सकता है कि उससे अपोजिट दूसरी बात भी हो, आपके वो ख्याल में भी आई हो, तो भी आप उसको जानबूझ के इग्नोर कर दें, आप दें ही ना, आप वो प्रस्तुति नहीं करें। ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो सकती है। ठीक है। और अनएथिकल प्रैक्टिसेस ये भी हो सकती है कि आप चीजों को फैब्रिकेट करके प्रस्तुत करें। जो चीज जैसी है, जिस संदर्भ में है, आप उसको उसका कॉन्टेक्स्ट ना समझ करके, आप उसके दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसको समझ करके दूसरे रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। जैसे होता है ना, आजकल आप देखते हैं नेताओं लोगों की या किसी की स्पीच जो होती है, वो 1 घंटे की स्पीच में से एक 5 सेकंड का क्लिप निकाल लेते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का क्लिप निकाल लेते हैं, है ना। और वो क्लिप निकाल करके देखते, देखो इसने क्या कहा, देखो इसने क्या कहा, है ना। आजकल ऐसा बहुत होता है। कई एक महाराजाओं की कुछ भी निकाल लेते हैं, उसका निकाल करके वो प्रचार कर, देखो देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे ही किसी ग्रंथ में से बीच में से कोई एक उदाहरण निकाल कर, अब पूरा ग्रंथ तो आप कहीं भी नहीं दे सकते, लेकिन आप उसकी उसके कॉन्टेक्स्ट को ही चेंज करके आप प्रस्तुत कर दें, है ना। तो ये जो फैब्रिकेशन है, ये फैब्रिकेशन भी उस अनएथिकल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आता है, और ऐसा बहुत होता है अपने यहाँ। इसीलिए मैंने आप लोगों इसको दूर करने के लिए मैंने आपसे एक पहले भी एक सजेशन बताया था, इसको अपन कैसे दूर कर सकते हैं बताइए। सिर्फ आप जिस चीज, मतलब आप या जिस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं या आप जिस चीज को बिलीव करते हैं, सिर्फ वो ना लेकर के उसके ऑपोजिट क्या है वो भी आप कोट करें। कंपैरिजन हम्म। में आप सिर्फ सिमिलर सिमिलर चीजें कोट ना करें, डिससिमिलर भी कोट करें। और दूसरी चीज है, जो आप ग्रंथ ले रहे हैं, जो आप टेक्स्ट रेफरेंसेस ले रहे हैं, तो हर संप्रदाय का लें। जैसे अगर आप जैनिज्म स्पेशली कोट कर रहे हैं, तो सब तरीके का ग्रंथ आपके रेफरेंस में होना चाहिए। सिर्फ सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि मैं अगर इस संप्रदाय का हूँ तो इसी हम्म। संप्रदाय के आचार्य या फिर उन्हीं की टीका या टिप्पणी लूंगा। बिल्कुल। तो ये तो महाराज साहब ने बताया कि हम एज ए रिसर्चर हम ये नहीं करें। अब मेरा आप लोगों से पूछना ये है कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस, लेकिन ऑलरेडी जो लिखा जा चुका है उस अनएथिकल प्रैक्टिसेस का शिकार ना बने, वो हम कैसे करें। हमने तो नहीं लिखा, लेकिन उस किताब में तो किसी ने लिखा है ना, उसका रेफरेंस दे रहे हैं, तो हम कैसे बचे हैं इन सब चीजों से। उसकी रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी को चेक करके जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको रेफर करें। हाँ। तो अपने आप को भी हमें इससे बचाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, मूल को पढ़िए, मूल को पढ़िए, है ना। मूल को पढ़िए का मतलब क्या है, हम कहीं किसी रेफरेंस से देख लेते हैं कि यहाँ ऐसा कहा है, यहाँ ऐसा कहा है, ठीक है, वहां ऐसा कहा है, आप उसे चेक भी करिए एक बार। ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि इस आगम में ये कहा गया है, तो खोल करके देखिए, वो कष्ट करना पड़ेगा। आलसी व्यक्ति रिसर्चर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप मान लीजिए। क्योंकि हम आलस्य के कारण अब कौन देखे, कौन ढूंढे, कितना करे, क्या क्या करें, होगा ठीक है। अब उसने झूठ बोल रहा है तो उसे पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। उसे पाप तो लगेगा, वो अलग बात है, लेकिन आपकी भी जो अयत्नाचार है, आप भी जो अपने लेवल पर असावधानी कर रहे हो, वो भी काउंट होगा। ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जितना हो सके उतना मूल से पढ़ें, जो कोटेशन दिया जा रहा है वो मूल से जाकर के देखें,
जो ट्रांसलेशन दिया जा रहा है उसे मूल से पढ़ें कि मूल में वो है कि नहीं है, उसके कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की कोशिश करें, तो इससे आप बच सकते हैं अगर किसी ने कुछ इस तरीके से दिया हो। ठीक है, फिर आप हर चीज भी देखें कि वो चीज कब का है, किसने लिखा है, क्या है ना, वो सारी बातें। अब देखिए, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। हितों का टकराव तब होता है जब शोधकर्ता के पास कोई द्वितीयक हित, जैसे कि वित्तीय लाभ, व्यावसायिक उन्नति या कोई व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जो शोध करने के दौरान उनके निर्णयों या कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। यह शोध की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है और अनैतिक प्रथाओं को जन्म दे सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, तो हम समझ चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो मेजरली 3 तरीके के होते हैं: फाइनेंशियल, पर्सनल और प्रोफेशनल। देखिए, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? व्हेन ए रिसर्चर हैज ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, receives funding, or has ties to a company or entity that could benefit from the research findings। ठीक है, तो कोई हमें फंडिंग देता है, किसके लिए फंडिंग देता है? हमारी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग देता है। अब उसने फंडिंग दी, इस कोई फंडिंग क्यों देगा? ये सोच करके कि उससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, है ना, बिना प्रयोजन के तो मंद से मंद व्यक्ति भी काम नहीं करता है, तो बिना प्रयोजन के तो वो आपको फंडिंग नहीं देगा, है ना। तो जब आपको कहीं से किसी से फंडिंग मिलती है, तो ऑब्वियसली कई बार एक रिसर्चर अपने आप को फिर प्रेशराइज्ड फील करता है, ताकि उसको जो फंडिंग मिली है वो, अगर किसी को उसकी फंडिंग माने जहां से उनको फंडिंग मिली है उनके अनुरूप रिजल्ट निकालने के लिए, ताकि जो फंडिंग एजेंसी है उसको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, ए फार्मास्यूटिकल कंपनी फंडिंग ए क्लिनिकल ट्रायल फॉर ए ड्रग इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, किसी भी ड्रग का माने मेडिसिन का एक क्लिनिकल ट्रायल होता है। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल जो है, किसी भी कंपनी ने जो दवाई निकाली है उसका जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ है ना, उसमें रिसर्चर, अब हो सकता है कि उसको फेवरेबल रिजल्ट निकालने का प्रेशर फील हो, क्योंकि हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो दवाई है, सिरप है, इंजेक्शन है, ये जो कुछ भी है, ये बहुत बेनिफिशियल है और बहुत असरकारक है। ठीक है, तो इस तरीके से वो फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगला है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। व्हेन पर्सनल रिलेशनशिप्स, हमारे व्यक्तिगत संबंध, वो किससे हो सकते हैं? विद फैमिली, फ्रेंड्स और कलीग्स, अफेक्ट द रिसर्चर्स ऑब्जेक्टिविटी, है ना। हमारा जो रिसर्च में हमें सामने प्रस्तुत रखना चाहिए, हमारे जो उद्देश्य होना चाहिए, उन उद्देश्यों के अनुसार जो हमें निकाल करके देना चाहिए, वो हम नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने किसी परिवार के व्यक्ति को, अपने दोस्त को, अपने साथी को, इसको आगे बढ़ा ले तो अपने गुरु को, अपनी समाज को, अपने संप्रदाय को, उनके किसी व्यक्तियों को खुश करने के लिए जब हमें वो सब निकालना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें बाइसनेस आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? कि बहुत सारी चीजें होंगी जो सुधारना चाहते हैं, जो सही करना चाहिए, वो सही नहीं हो पाता है। मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, ठीक है, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, बट एक प्रोसेस के लिए बता रहा हूँ। जैसे कई महाराज और साध्वी लोग जो है वो रिसर्च करते हैं जैन दर्शन से संबंधित, तो उसमें ये बहुत बार होता है कि हम लोग संकोच के कारण नहीं कह पाते कि नहीं इसको ये करो, इसको ऑब्वियस अच्छा नहीं है, इसे सुधार के, नहीं नहीं ठीक तो है, सुधार तो ज्यादा वो नहीं हो पाता है कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए, कहीं अभिनय ना हो जाए, असात ना हो जाए, है ना। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं जा करके वो नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये चीजें शुरू हो जाएंगी, वैसे ही आप एक अच्छी रिसर्च नहीं कर पाएंगे, है ना। वो गाइड को भी, अगर देखो ऑब्वियस सी बात है कि माने आप धार्मिक रूप की दृष्टि से देखने पर तो पद उच्च है, परंतु जब आपका कोई गाइड है तो फिर आपको उसको गाइड जो सजेशंस देते हैं, जो बात कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चीज हम लोगों को सामने रखनी चाहिए।
तो इसीलिए देखो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, कंडक्टिंग पीयर रिव्यूज और रिसर्च असेसमेंट फॉर क्लोज कलीग्स और रिलेटिव्स विच कुड लीड टू बायस्ड एवोल्यूशन, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें अपने रिसर्च की पीयर रिव्यू कराना है। ठीक है, आप देखिए कोई भी रिसर्च जो होता है वो ऐसे ही पास नहीं हो जाती है। पीएचडी वाले भी सुन लीजिए आप सभी लोग, अभी आप लोग कोर्स वर्क करेंगे, ठीक है, कोर्स वर्क चल रहा है, एग्जाम देंगे, पास करेंगे, फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा अगर पास हो गए तो, बताइए। बताइए बताइए दीपाली जी, कौन कौन है। रिसर्च स्टार्ट करनी पड़ेगी हमारे टॉपिक को लेके। रिसर्च सिनॉप्सिस स्टार्ट लिखना करनी पड़ेगा। पड़ेगी, नहीं सिनॉप्सिस से सिनॉप्सिस शुरुआत होगी, है ना। तो सिनॉप्सिस करना पड़ेगा। हाँ सिनॉप्सिस, हमें हमारे को सिनॉप्सिस तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, सिनॉप्सिस अब जो आप तैयार करते हैं ना, वो सिनॉप्सिस सबसे पहले तो आप डिपार्ट माने जो गाइड से कंसल्ट करेंगे, फिर उसका एक डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन होता है, फिर डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन के बाद वो एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास जाता है, माने जो यहाँ से संबंधित नहीं हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हम अपने में से ही किसी व्यक्ति को एक्सटर्नल एग्जामिनर बना देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप भी बन जाओ, आप हमारे अपने परिचय हो, चलो आप ही कर दो। अब हम अपने अपने व्यक्तियों से ही करवाएंगे, तो उसकी जो कमियां होंगी वो दूर हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, कभी नहीं हो पाएंगी, वो बताएगा ही नहीं आपका व्यक्ति। कि हम सोचेंगे कोई बात नहीं, जयदीप जी अब तो अपने ही हैं, आप ही कर दो, कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा, जयदीप जी सोचेंगे अब मैं क्या बोलूं, ठीक है चलो सब सही है ओके ओके करके आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है, इसीलिए वो एक्सटर्नल जो होता है ना वो एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर इंटरनल में से ही एक्सटर्नल बनाएंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, या हम कहीं अपने में से ही किसी को कुछ अपने जानकार व्यक्ति को, तो वो नहीं आ पाएगा। देखिए कंडक्टिंग पीयर रिव्यूज और रिसर्च असेसमेंट फॉर क्लोज कलीग, अब कोई आपका दोस्त है, कोई रिश्तेदार है ना। अब आपको उसका अगर पीयर रिव्यू करना पड़े, तो आपको भी संकोच होगा कि यार अपन गलतियां निकालेंगे तो ये सोचेगा कि देखो रिश्तेदार होकर गलतियां निकाल रहा है, ये दोस्त होकर के मेरी गलती बता रहा है, ज्यादा होशियार बन रहा है ना। इस तरीके से वो सारी चीजें जो है वो आती हैं। इसीलिए आप पता है कई बार आप देखिए, आप अभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, कई पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, कई ऐसे जर्नल्स होते हैं जिन पे लिखा होता है डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। पढ़ा है कभी, देखा है, नोटिस किया है आप में से किसी ने, बताइए। हाँ या ना तो बता ही सकते हैं, अगर नहीं किया तो कम से कम ना तो नहीं बता सर, दीजिए। नहीं, डबल लाइन नहीं किया है, पड़ा हुआ नहीं है। हम्म हम्म। तो डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू में पता है क्या होता है, डबल ब्लाइंड में माने दोनों ही अंधे हैं, डबल ब्लाइंड, है ना। कौन से अंधे हैं, आप आपका रिसर्च करने वाला और जो रिव्यू करने वाला है वो। एक रिसर्चर को ये नहीं पता है कि उसके रिसर्च को कौन रिव्यू कर रहा है, रिसर्चर को भी ये नहीं पता है कि वो किसकी रिसर्च को रिव्यू कर रहा है, एक्सटर्नल को, सॉरी सॉरी। समझ में आया क्या, का मैं फिर से बोल देता हूँ। हमारी यस सर, मीटिंग दोनों एक दूसरे से अनजान है। हाँ हमारी मीटिंग 10 मिनट में बंद हो जाएगी, तो आप लोग पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें, सब्सक्रिप्शन नहीं है अपने पास अभी डिपार्टमेंट में, तो जब तक नहीं है तो फिर ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो 10 मिनट बाद अपनी क्लास खत्म हो जाएगी, तो इसलिए सुन लीजिए। डबल ब्लाइंड मतलब एक रिसर्च करने वाले को नहीं पता कि उसकी रिसर्च कौन चेक कर रहा है, और एक रिसर्च चेक करने वाले को भी नहीं पता कि वो किसकी चेक कर रहा है, दोनों तरफ से। इसे बोलते हैं डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। अब इसमें बायसनेस आएगी, आएगी नहीं, इसमें अब मैं सत्य जो होगा सो प्रस्तुत करूंगा, मुझे पता ही नहीं ना किसकी, देखो अगर मुझे पता चले कि ये अरुणा जी का है, तो फिर अब मुझे लगा नहीं नहीं अरुणा जी तो अच्छे हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा मुझे। लेकिन अब मुझे पता ही नहीं है किसका है, ठीक है, अरुणा जी को भी नहीं पता कि किसने चेक किया है, तो फिर अब बाइसनेस नहीं आएगी।
अब मान लो अरुणा जी को पता रिसर्च हो। करने वाला भी बहुत ध्यान से करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि अगर मुझे हाँ पता होगा कि मतलब हमारे ही सर कर रहे हैं तो अरे वो तो देख लेंगे, उनसे तो मैं बात कर लूंगी। हाँ हाँ, वही तो, उनको तो हम बुला लेंगे, अरे सर इधर आओ सर, कुछ नहीं, अरे क्या हो गया, कुछ नहीं, वो प्रेशर होगा इधर से उधर से कहीं से, है ना। तो वो सब फिर वो अच्छी रिसर्च नहीं हो पाएगी, और ऐसा होता है ना। सब चीजें तो आपको खुल के नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं तो बता, इसलिए वो अच्छी रिसर्च नहीं होती आज। जो भी ऐसे करके रिसर्चेस हो रही हैं या हुई हैं, अच्छी रिसर्च उनकी, अच्छी रिसर्च मतलब उनकी आप कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपके ही वैल्यू तो, अन्य फिलोसफी वाले तो छोड़ो, जैन दर्शन के ही विद्वान आपकी थीसिस की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है वो सब समझते हैं कि वो कैसे पीएचडी हुई है, यही कारण। इसलिए डबल ब्लाइंड का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, कई बार जो जर्नल्स आर्टिकल होते हैं ना, वो इस, ताकि निष्पक्षता बनी रहे, है ना, बाइसनेस नहीं आए, है ना, मेरी तरफ से भी निष्पक्षता रहे और आपको, आपकी तरफ से भी ये ना रहे कि किसी ने, हो सकता है कि नहीं नहीं सर हमसे चिढ़ते हैं इसलिए उन्होंने हमारी गलतियां निकाली, आपको भी ऐसा ना लगे, मुझे भी ऐसा नहीं लगे कि नहीं नहीं अरे मैं गलती निकाल रहा हूँ तो उनको बुरा ना लगे, हमें भी किसी को नहीं पता। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू का। तो कई सारे ऐसे जर्नल होते हैं जो डबल ब्लाइंड करके पीयर रिव्यू करते हैं, तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं, उसकी उन जर्नल्स की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आप देखिए आज इंडियन जर्नल्स जो हैं वो ज्यादातर तो नाम से ही छप जाते हैं, अरे ये तो अपने ही आदमी है कोई बात नहीं, अरे अरे ये तो अपने ही है, अरे अरे इंदु जी का आर्टिकल है चलो कोई बात नहीं, ये तो छाप ही देते हैं, इंदु जी तो अपनी है, अरुणा जी तो अपने ही है, अरे कोई बात नहीं चलो चलो, ऐसे 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 रेवड़ियां ज्यादा बढ़ती हैं अभी यहाँ, तो खुश करने चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी एक छाप दिया, एक इनका छाप दिया, एक उनका छाप दिया, अपने रिव्यू नहीं होता है ज्यादातर। चलिए, तो ये होता है पर्सनल कन्फ्लिक्ट। अगला होता है प्रोफेशनल कन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है? व्हेन करियर एस्पिरेशंस और प्रोफेशनल एफिलिएशंस लीड द रिसर्चर टू अल्टर द फाइंडिंग्स टू गेन प्रमोशंस, ग्रांट्स और रिकॉग्निशन। अब आपका प्रमोशन अगर उससे अफेक्ट कर रहा हो आपकी रिसर्च से, है ना, या आपको रिकॉग्निशन मिले, ये समझ रहे हैं आप, रिकॉग्निशन, है ना, मैं अगर ये शोध देखो, अगर मैं एक व्यक्तिगत मत और संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उस मत के जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको खुश करने के लिए ही रिसर्च निकाल, देखो सर मैंने ये फाइंड किया, मैंने ये निकाल करके लाया, मैंने ये प्रूव कर दिया। भले ही मेरे सामने जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे इसके विरुद्ध कथन भी मिल रहा था, लेकिन मैं तोड़ मरोड़ के यहाँ से वहां से इधर उधर से जैसे तैसे करके वो प्रूफ कर दिया। क्यों? ताकि मुझे गुरुजी से आशीर्वाद मिल जाए, समाज से रिकॉग्निशन मिल जाए। तो इस तरीके से ये भी वो प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत आएगा, आपको रिकॉग्निशन मिल जाए या कोई कहीं से कोई ग्रांट मिल जाए, प्रमोशन हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। एग्जाम्पल, मॉडिफाइंग रिसर्च रिजल्ट टू गेन रिकॉग्निशन इन द एकेडमिक कम्युनिटी और टू सिक्योर फ्यूचर फंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये है इसका एग्जाम्पल। हाँ, हितों के टकराव के प्रकार के अंतर्गत तीन प्रकार हैं ना, वित्तीय टकराव, व्यक्तिगत टकराव और व्यावसायिक टकराव। है ना, वित्तीय, जब आप किसी वित्त से प्रभावित होकर के शोध करें, वित्त लेना गलत नहीं है, इसमें अंतर समझिएगा आप लोग। फाइनेंशियल हेल्प लेना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प तो दी जाती है, फंडिंग एजेंसीज होती हैं जो आपको फंड्स देती हैं रिसर्च करने के लिए। तो प्रॉब्लम फंडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि फंडिंग से आप अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो कई फंडिंग एजेंसी होती हैं वो तो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती, लेकिन कई बार जब व्यक्तिगत फंडिंग होती है ना, या किसी संस्था की फंडिंग होती है, कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से हमें फंडिंग मिल रही है, किसी व्यक्ति से फंडिंग मिल रही है, तो फिर अब हमें उस व्यक्ति को खुश करना पड़ेगा, उस संस्था को खुश करना पड़ेगा, है ना, तो ये चीजें आ जाती हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। व्यावसायिक तक, व्यक्तिगत, जब व्यक्तिगत संबंध, परिवार का कोई व्यक्ति होता है ना, उसको, जब वो, उसकी रिसर्च होती है उसके संबंध में, व्यक्तिगत संबंध व शोधकर्ता की निष्पक्षता को प्रभावित, जब आपके पर्सनल रिलेशन रिसर्च को अफेक्ट करें। फिर है व्यावसायिक टकराव, है ना, जब आपको ऐसा, कोई कुछ कह रहे हैं,
व्यावसायिक टकराव, जब व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं, माने कोई प्रोफेशनल, आपको ऐसा लगे कि इससे मुझे प्रोफेशनली लाभ मिलेगा, उसके लिए जब आप करते हैं तो वो व्यावसायिक टकराव के अंतर्गत कहलाता है। चलिए 3 मिनट बचे हैं अपने पास, तो इस तरीके से अब कुछ नया शुरू करने से पहले अब यहाँ ये कह रहे हैं, अगला जो हम समझ इसमें जो है, मैं एक मिनट शेयर कर दूं। इम्प्लीकेशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या क्या दिक्कतें होंगी। कॉम्प्रोमाइज इंटीग्रिटी। अब कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, किससे किया जाएगा, इंटीग्रिटी से किया जाएगा। अब आप जो सत्य होगा वो प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आप प्रेशराइज फील कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फाइंडिंग्स को निकालने के लिए। ठीक है। फिर होगा लॉस ऑफ ट्रस्ट। आप वास्तव में शोध के प्रति लोगों के विश्वास को तोड़ रहे हैं। जब मैं किसी से प्रभावित होकर के रिसर्च कर रहा हूं तो लोगों का रिसर्च पे ही तो विश्वास उठ जाएगा। आजकल क्या हो रहा है, लोगों का पीएचडी पे विश्वास उठ रहा है। अरे भैया बहुत ही पीएचडी हो रही है, घर घर में पीएचडी हो रही है, हर हर व्यक्ति को पीएचडी करनी है, इनको भी करनी है, उनको भी करनी है। अब तो कोई भी पीएचडी मुंह उठा करके पीएचडी करने शुरू कर दे रहा है। कुछ नहीं है, पीएचडी की क्या वैल्यू रहेगी, कुछ नहीं। पहले आप अगर कंपैरिजन करके देखेंगे कि शुरुआत में मैंने बहुत, आज से कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले, और पहले पहले कितने कम लोग होते थे जो पीएचडी करते थे, और उस पीएचडी की कितनी वैल्यू होती थी, है ना। और फिर जैसे जैसे जब ये सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं, बायस्ड फाइंडिंग्स आनी शुरू हो गई हैं, तो फिर लोगों को अब उससे वो विश्वास ही नहीं रहा कि ठीक है ये तो क्या है। अच्छा, ये जैन व्यक्ति की रिसर्च है, जैन जैन फिलोसफी के ऊपर की है, बायस्ड की। अब तो मैंने वो परसेप्शन बन गया है ना। तो ये आप उसकी जो ट्रस्ट है, एक शोध के ऊपर विश्वास है, आप उसको तोड़ देते हैं। हार्म टू सोसाइटी। सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है, क्यों, क्योंकि सोसाइटी के सामने सत्य नहीं आ रहा है। सोसाइटी के सामने अब वो आ रहा है जो आप रखना चाह रहे हो, और आप क्यों रखना चाह रहे हो, क्योंकि आप किसी और से प्रभावित हुए हो। तो आप देखो ये कैसे एक कॉजल चेन बन जाती है, और वो चीजें ही सामने आती हैं। इसीलिए जो हम देखते हैं ना कि ये कहते हैं ये सही, ये कहते हैं वो सही, दोनों अपने अपने सही कहते हैं, और कहते हैं तुम इनको मत पढ़ो, तुम उनको मत पढ़ो, दोनों का चलता रहता है। बढ़िया, दोनों ही सही, दोनों सही, सब अपने अपने कहते रहते हैं। ये मान रहे हैं कि हम सही हैं, ये मान रहे हैं हम सही हैं, दोनों अपने आप को सही मान रहे हैं, और हमने कह दिया "ए, उनको मत पढ़ना, उनके ग्रंथों को मत देख लेना, भाई मिथ्यात्व हो जाएगा, ये हो जाएगा", तो हमने बचा लिया उसको, सावधानी कर ली, है ना। तो इस तरीके से हम एक अपने हिसाब से एक अपना ही इकोसिस्टम बना लिया, और उसी में हमने अपनी रिसर्च, तो वास्तव में हम अहित कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम हित कर रहे हैं, लेकिन ये अहित हो रहा है। तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस होते हैं, ये कुछ अफेक्ट पड़ता है जब हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं और उससे प्रभावित होकर के रिसर्च करते हैं। चलिए, अभी तो अपना 1 मिनट इसमें लिख के आ रहा है, लेस देन 1 मिनट। अभी क्लास इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। और टेस्ट, थर्ड सेमेस्टर वाले जो आप सभी लोग हैं, आप लोग टेस्ट की तैयारी करते रहिएगा, ठीक है।